हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मुझे पता है इस समय आप सबकी धड़कनें थोड़ी बढ़ी हुई हैं। सेमेस्टर 4 का एग्जाम बिल्कुल सिर पर है और आपके सामने पड़ी है एबीटीए टेस्ट पेपर्स की ये मोटी सी किताब। आप सोच रहे होंगे कि सर 15-15 सेट्स हैं, इतना सारा कैसे याद होगा? क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और कहीं जो पढ़ा वो एग्जाम में नहीं आया तो बस अपनी सारी टेंशन को अब डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि मैं आ गया हूं आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर। मैंने पिछले कई दिनों तक जागकर एबीटीए के एक एक सेट का पोस्टमार्टम किया है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उन सभी 15 सेट्स का पूरा निचोड़। आज हम सिर्फ वो प्रश्न डिस्कस करेंगे जो बार बार हर सेट में दोहराए गए हैं और जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं एग्जाम में आ रहा हूं। और सिर्फ प्रश्न ही नहीं, आपको मिलेंगे उनके सबसे बेहतरीन और आसान उत्तर। तो अपनी पेन और कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी तैयारी का रामबाण साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर बात करेंगे। इसका आंसर आप 20 शब्दों में लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए आज का पहला सवाल पर। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध संप्रभु राज्यों के बीच की बातचीत का अध्ययन है, जिसमें कूटनीति, संघर्ष, व्यापार और गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका शामिल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, ये राष्ट्रों के बीच शक्ति और हितों के संघर्ष को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से राज्यों के बीच संघर्ष और राजनीतिक दांवपेच पर केंद्रित है। अब तीसरा क्वेश्चन को देखिए। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है? इसका आंसर होगा, मार्क्सवादी राज्य को वर्ग प्रभुत्व का एक औजार मानते हैं, जिसका उपयोग शासक पूंजीवादी वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग का शोषण करने के लिए किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर होगा, ये पुस्तक हंस जे मॉर्गेनथाउ द्वारा लिखी गई थी, जो यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत के एक प्रमुख विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का पूरा नाम क्या है? इसके गठन के कोई 2 उद्देश्य लिखें। इसका आंसर होगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ यानी ईयू के कोई 2 लक्ष्य लिखें। ये सफल क्यों है? 2 कारण दें। इसका आंसर है, इसका लक्ष्य को देखो शांति और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। इसकी सफलता एकल मुद्रा यानी यूरो और खुली सीमाएं यानी शेंगेन क्षेत्र जो व्यापार को बढ़ाती हैं। अब अगला सवाल को देखिए, आसियान के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है, इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक समाज किसे कहते हैं? इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने दी? इसका आंसर होगा कि ये नागरिकों के हितों को प्रकट करने वाले गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है। ये अवधारणा अक्सर हीगल या एडम फर्ग्यूसन से जुड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कब और कहां शुरू हुआ? इसके प्रणेता यानी नेताओं के नाम लिखें। इसका आंसर है, ये 1973 में उत्तराखंड के रेनी गांव में शुरू हुआ। इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? इसके 2 कारण लिखें। इसका आंसर होगा, नर्मदा नदी पर बड़े बांधों के विरोध में, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होता था और आदिवासियों का विस्थापन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधना। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के कितने तरीके हैं? इसका आंसर होगा, अनुच्छेद 368 के तहत 2 तरीके हैं, संसद का विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन यानी ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखें। पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं? इसका आंसर होगा, इसका कार्य स्वच्छता और सार्वजनिक कुओं का रखरखाव। इसका स्तर ग्राम पंचायत यानी गांव, पंचायत समिति यानी ब्लॉक, जिला परिषद यानी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां 74वां संशोधन किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा, 73वां पंचायती राज संस्थानों यानी ग्रामीण से और 74वां नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है?
पॉकेट वीटो क्या है? इसका आंसर होगा निर्वाचक मंडल यानी सांसदों और विधायकों द्वारा। पॉकेट वीटो का अर्थ है किसी विधेयक को अस्वीकार या वापस किए बिना अनिश्चित काल तक लंबित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका यानी PIL क्या है? इसका आंसर होगा ये व्यक्तिगत अधिकारों के बजाय सार्वजनिक हित को लागू करने के लिए अदालत में शुरू की गई कानूनी कार्यवाही है। यहां पर आपका 2 अंक के सभी कॉमन क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब चलिए 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, इसकी शब्द सीमा लगभग 60 से 80 शब्द होगा। ओके, अब चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और प्रगति के लिए आसियान की भूमिका का वर्णन करें। इसका आंसर होगा आसियान ने गैर हस्तक्षेप और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक रूप से इसने मुक्त व्यापार क्षेत्र एफ्टा बनाया है, जो निवेश को बढ़ाता है और शुल्क कम करता है। सामाजिक रूप से ये सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। इसकी तटस्थ स्थिति इसे चीन और अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करने की अनुमति देती है, जिससे सदस्य देशों की प्रगति सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ यानी EU की सफलता और महत्व पर चर्चा करें। राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण के उच्च स्तर के कारण यूरोपीय संघ सबसे सफल क्षेत्रीय संगठन है। ये एक एकल बाजार के रूप में कार्य करता है और कई सदस्यों द्वारा एकल मुद्रा यूरो का उपयोग किया जाता है। यूरोपीय संघ का महत्वपूर्ण राजनयिक प्रभाव है और विश्व व्यापार में इसकी बड़ी हिस्सेदारी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति बनाए रखने और कृषि व सुरक्षा पर समान नीतियों को लागू करने की इसकी क्षमता इसके वैश्विक महत्व को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क की सफलताओं या विफलताओं यानी सीमाओं का मूल्यांकन करें। इसका आंसर होगा सार्क की सफलताओं में साप्टा का निर्माण और कृषि व मौसम विज्ञान में सहयोग शामिल है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संघर्षों के कारण इसे काफी हद तक सीमित माना जाता है। ये द्विपक्षीय तनाव अक्सर शिखर सम्मेलनों और समझौतों को रोक देते हैं। इसके अतिरिक्त कम अंतरक्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी की कमी आसियान या यूरोपीय संघ की तुलना में इसकी क्षमता को बाधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की प्रकृति और विशेषताओं का विश्लेषण करें। इसका आंसर होगा चिपको आंदोलन एक अहिंसक पारिस्थितिक नारीवादी आंदोलन था। इसकी अनूठी प्रकृति में ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं द्वारा पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाना शामिल था। इसकी विशेषताएं हैं अहिंसा, गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित, महिलाओं की भागीदारी, महिलाएं इसकी रीढ़ थीं जिन्होंने जंगल के अस्तित्व को अपनी आजीविका से जोड़ा, स्थानीय बनाम बाहरी, ये कॉमर्शियल ठेकेदारों के खिलाफ स्थानीय समुदायों का विरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रभाव और महत्व पर टिप्पणी लिखें। इसका आंसर है इस आंदोलन ने विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर ला दिया। इसने उस विकास मॉडल पर सवाल उठाया जो पर्यावरणीय स्थिरता और आदिवासी अधिकारों के ऊपर बड़े बांधों को प्राथमिकता देता है। इसका प्रभाव ये हुआ कि विश्व बैंक ने परियोजना से अपना वित्त पोषण वापस ले लिया। इसने भारत में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए कानूनी ढांचे को भी मजबूत किया, जिससे निरंतर शांतिपूर्ण विरोध की शक्ति साबित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र को मजबूत करने में नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की भूमिका या महत्व बताएं। इसका आंसर होगा नागरिक समाज एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, सरकार को जवाबदेह बनाता है और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ये जनता की शिकायतों को उठाकर राज्य और नागरिकों के बीच की खाई को पाटता है। गैर सरकारी संगठनों, यूनियनों और आंदोलनों के माध्यम से ये अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। एक जीवंत नागरिक समाज जनमत मुजलाकर और केवल मतदान से परे दामतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी को प्रोत्साहित करके सत्तावाद को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की मुख्य विशेषताएं लिखें। इसका आंसर है त्रिस्तरीय ढांचा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की स्थापना, आरक्षण, SC, ST और महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित, नियमित चुनाव, राज्य चुनाव आयोग द्वारा हर 5 साल में अनिवार्य चुनाव, राज्य वित्त आयोग, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और धन वितरण की सिफारिश करने के लिए गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत या नगर पालिका यानी पौर सभा के कार्यों और शक्तियों का वर्णन करें। इसका आंसर होगा नगर पालिकाओं का उदाहरण। नगर पालिकाएं शहरी नियोजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रबंधन करती हैं।
नागरिक सुविधाएं, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट और अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल चलाना और रोग नियंत्रण, विनियामक, भवन निर्माण की मंजूरी और जन्म मृत्यु पंजीकरण, विकास, झुग्गी सुधार और शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। वे इन गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए संपत्ति और पानी पर कर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। आंसर है, ये प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में परिभाषित है। संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण बहुमत, मामूली बदलावों के लिए अनुच्छेद 368 के तहत नहीं। विशेष बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 और कुल संख्या का 50% आवश्यक है। मौलिक अधिकार DPSP के लिए विशेष बहुमत प्लस राज्य अनुसमर्थन, संघीय ढांचे के लिए इसे 50% राज्य विधानसभाओं से अनुमोदन की आवश्यकता है। अब चलिए 6 अंक वाले प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। इसकी शब्द सीमा लगभग 250 से 300 शब्द तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उपयोग अक्सर एक दूसरे के लिए किया जाता है, लेकिन उनके दायरे अलग अलग हैं। चलिए दायरा को देखते हैं। IR ये एक व्यापक अवधारणा है। इसमें राज्यों के बीच सभी प्रकार की बातचीत शामिल है, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। इसमें व्यापार, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और NGO व बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका का अध्ययन शामिल है। IP ये IR का एक संकुचित हिस्सा है। ये विशेष रूप से राष्ट्रों के बीच सत्ता संघर्ष, कूटनीति और संघर्षों पर केंद्रित है। ये मुख्य रूप से सरकारों के बीच आधिकारिक राजनीतिक संबंधों से संबंधित है। इसका उद्देश्य है IR इसका उद्देश्य संघर्ष के साथ साथ सहयोग, शांति निर्माण और मानव विकास को समझना है। ये कुल संबंधों को देखता है। IP इसका उद्देश्य ये विश्लेषण करना है कि राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। ये अक्सर संघर्ष उन्मुख होता है। अभिनेता यानी एक्टर्स इसमें राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, UN, WHO, आतंकवादी और यहां तक कि व्यक्ति भी शामिल हैं। IP ये मुख्य रूप से संप्रभु राज्यों और उनकी सरकारों पर केंद्रित है। संक्षेप में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय का मूल है जिसमें शक्ति की गतिशीलता शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक ढांचा है जो सीमा पार बातचीत के हर पहलू को कवर करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद यानी लिबरलिज्म की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें। इसका आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो संघर्ष पर सहयोग और शांति पर जोर देता है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मानव स्वभाव अच्छा है। यथार्थवाद के विपरीत उदारवाद का मानना है कि मानव स्वभाव तार्किक है और नैतिक प्रगति में सक्षम है, इसलिए राज्य मिले जुले लाभ के लिए सहयोग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्व। उदारवादियों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और विश्व व्यापार संगठन जैसे संस्थान संवाद के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। ये संस्थान नियमों और मानदंडों को लागू करके युद्ध की संभावना को कम करते हैं। आर्थिक अन्योन्याश्रितता। ये सिद्धांत तर्क देता है कि मुक्त व्यापार और आर्थिक संबंध युद्ध को बहुत महंगा बना देते हैं। जब देश वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो उनके लड़ने की संभावना कम होती है। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत। ये विशेषता ये बताती है कि लोकतांत्रिक देश शायद ही कभी एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं। लोकतांत्रिक देशों में नेता जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसलिए वो युद्ध से बचते हैं। अतः लोकतंत्र का प्रसार वैश्विक शांति को बढ़ावा देता है। गैर राज्य अभिकर्ताओं पर ध्यान। उदारवाद वैश्विक राजनीति को आकार देने में केवल राज्य ही नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठनों, NGOs, निगमों और व्यक्तियों की भूमिका को भी मान्यता देता है। सामूहिक सुरक्षा। ये इस विचार का समर्थन करता है कि एक की सुरक्षा सबकी चिंता है और आक्रामकता को रोकने के लिए गठबंधन की वकालत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवाद, रियलिज्म के सिद्धांत जैसे मॉर्गेनथाउ का विश्लेषण की व्याख्या करें। या
आदर्शवाद, आइडियलिज्म और यथार्थवाद, रियलिज्म की तुलना करें। इसका आंसर होगा यथार्थवाद, मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत। हंस मॉर्गेनथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांत बताए। राजनीति वस्तुनिष्ठ कानूनों द्वारा शासित होती है। ये कानून मानव स्वभाव में निहित है और मानव स्वभाव स्वाभाविक रूप से स्वार्थी और सत्ता का भूखा है। शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित। राज्य हमेशा अपने हित को सुरक्षित करने के लिए कार्य करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हित को शक्ति यानी सैन्य या आर्थिक के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। हित स्थिर नहीं है, जबकि मूल हित यानी अस्तित्व हमेशा बना रहता है। समय और राजनैतिक संदर्भ के साथ राष्ट्रीय हित के विवरण बदलते रहते हैं। राज्य की कार्रवाई पर नैतिक सिद्धांत लागू नहीं किए जा सकते। राज्य सार्वभौमिक नैतिक कानूनों के लिए अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का बलिदान नहीं कर सकते। यथार्थवाद में विवेक, प्रूडेंस ही सर्वोच्च गुण है। सत्य पर किसी राष्ट्र का एकाधिकार नहीं है। एक राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाएं पूरा ब्रह्मांड का कानून नहीं है। हमें अन्य देशों को उनके हितों के नजरिए से देखना चाहिए, न कि अपनी नैतिकता के। अब तुलना को देखिए। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। आदर्शवाद क्या होना चाहिए पर केंद्रित है। ये शांति प्राप्त करने के लिए नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव स्वभाव की बचाई में विश्वास करता है। यथार्थवाद क्या है पर केंद्रित है। ये दुनिया को अराजक यानी कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं मानता है, जहां राज्यों को जीवित रहने के लिए स्वयं सहायता और सैन्य शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? इसकी प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन करें। इसका आंसर होगा परिभाषा। वैश्वीकरण दुनिया के देशों के बीच बढ़ती अन्योन्यता और एकीकरण की प्रक्रिया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, लोगों और विचारों का मुक्त प्रवाह शामिल है। ये दुनिया को एक बाजार और एक समुदाय में बदलने की प्रक्रिया है। प्रकृति और विशेषताएं। आर्थिक एकीकरण ये वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता है। इसमें व्यापार बाधाओं को हटाना, एक वैश्विक बाजार बनाना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय शामिल है, जो कई देशों में उत्पादन और बिक्री करती हैं। तकनीकी प्रगति। इंटरनेट, सैटेलाइट, तेज परिवहन और संचार प्रौद्योगिकियों ने दुनिया को वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। इसने समय और स्थान की दूरी को सिकोड़ दिया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान। वैश्वीकरण से संस्कृति, भोजन, संगीत, फैशन का प्रसार होता है। जबकि ये एक वैश्विक संस्कृति यानी पश्चिमीकरण को बढ़ावा देता है, ये संस्कृतियों के मिश्रण यानी हाइब्रिडाइजेशन का कारण भी बनता है। राजनैतिक अन्योन्यता। इसमें राष्ट्र राज्य की शक्ति कुछ हद तक कम हो जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ देशों की घरेलू नीतियों को प्रभावित करते हैं। उदारीकरण और निजीकरण। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण कम करने यानी उदारीकरण और सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी कंपनियों को बेचने यानी निजीकरण को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने भारत या विश्व को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से कैसे प्रभावित किया है? इसका आंसर होगा वैश्वीकरण का प्रभाव बहुआयामी है। पहला है आर्थिक प्रभाव। सकारात्मक। भारत में 1991 के बाद से विदेशी निवेश यानी एफडीआई में भारी वृद्धि हुई है। आईटी और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। भारतीय उपभोक्ताओं के पास अब वैश्विक ब्रांडों और वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं। भारतीय कंपनियां भी अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। नकारात्मक। छोटे और कुटीर उद्योग जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, बंद हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है और अमीर गरीब के बीच आय असमानता बढ़ी है। दूसरा है राजनीतिक प्रभाव। राज्य की संप्रभुता पर असर पड़ा है। आर्थिक निर्णय अक्सर विश्व बैंक, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ के नियमों से प्रभावित होते हैं। हालांकि राज्य कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि उसकी भूमिका बदल गई है। अब राज्य बाजार को नियंत्रित करने के बजाय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा है सांस्कृतिक प्रभाव। पश्चिमीकरण। भारतीय समाज में पहनावे, जीन्स, टी शर्ट और पश्चिमी त्योहारों जैसे वैलेंटाइन डे को मनाने का चलन बढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन। संस्कृतियों का मिश्रण हुआ है, जैसे मैकडॉनल्ड्स का मैक आलू टिक्की बर्गर। इसके साथ ही वैश्वीकरण ने योग और आयुर्वेद जैसी भारतीय परंपराओं को वैश्विक मंच पर लोकप्रिय बनाया है। चिंता। कई लोगों को डर है कि इससे पारंपरिक मूल्य, संयुक्त परिवार और स्थानीय भाषाएं धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों, विशेषकर आपातकालीन शक्तियों और पद की गरिमा की विवेचना करें।
इसका आंसर होगा राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। हालांकि संसदीय प्रणाली में यह अनिवार्य रूप से एक नाममात्र का प्रमुख है, लेकिन इस पद की अत्यधिक गरिमा और कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं। आपातकालीन शक्तियां महत्वपूर्ण। संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। इसमें मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। दूसरा है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। यदि किसी राज्य का राज्यपाल रिपोर्ट देता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसमें राज्य विधानसभा भंग हो सकती है और प्रशासन केंद्र के हाथ में आ जाता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो इसे घोषित किया जाता है। इसमें सरकारी अधिकारियों, न्यायाधीशों सहित के वेतन में कटौती की जा सकती है। इसकी पद की गरिमा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। यद्यपि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा होता है, लेकिन वह रबर स्टैंप नहीं है। वह सरकार को चेतावनी दे सकता है, सलाह दे सकता है और पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटा सकता है। जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो प्रधानमंत्री को चुनने में राष्ट्रपति का विवेक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वह संविधान का रक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें। प्रधानमंत्री यानी पीएम सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। बी.आर. अंबेडकर के अनुसार यदि हमारे संविधान में किसी पद की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वो प्रधानमंत्री है। इसकी शक्तियां और कार्य। मंत्रिपरिषद का निर्माता और प्रमुख। पीएम मंत्रियों का चयन करता है और उन्हें विभागों का बंटवारा करता है। वो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वो किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। यदि पीएम इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच कड़ी। अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन के मामलों को राष्ट्रपति तक पहुंचाना पीएम का संवैधानिक कर्तव्य है। वो राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। संसद का नेता। पीएम लोकसभा का नेता होता है यदि वो उस सदन का सदस्य है। वो सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। वो राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने या लोकसभा भंग करने की सलाह देता है। नियुक्ति संबंधी शक्तियां। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, चुनाव आयुक्तों, सीएजी और यूपीएससी के अध्यक्ष जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्ति के लिए वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और नीति निर्माता। वो विदेश नीति को आकार देता है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे G20 यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वो योजना आयोग यानी अब नीति आयोग है का पदेन अध्यक्ष होता है। अब निष्कर्ष को देखो। प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की मुख्य आधारशिला है। सरकार की सफलता और विफलता काफी हद तक उसके व्यक्तित्व और नेतृत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन और कार्यों यानी क्षेत्राधिकार की चर्चा करें। इसका आंसर गठन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। क्षेत्राधिकार और कार्य। मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ऐसे मामले जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवाद या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करना भी इसमें शामिल है। अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। ये उच्च न्यायालयों यानी हाईकोर्ट्स के निर्णयों के खिलाफ संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों में अपील सुनता है। सलाहकार क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 के तहत यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या तथ्य का कोई प्रश्न सार्वजनिक महत्व का है तो वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं।
हालांकि कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। न्यायिक समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट को संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच करने का अधिकार है। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो कोर्ट उसे अमान्य घोषित कर सकता है। अभिलेख न्यायालय। इसके निर्णय भविष्य के मामलों के लिए कानूनी मिसाल के रूप में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कार्यों और लोकसभा राज्यसभा के संबंधों का वर्णन करें। इसका आंसर, संसद के कार्य को देखो। विधायी कार्य। संसद का मुख्य काम देश के लिए कानून बनाना है। यह संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। वित्तीय कार्य। संसद राष्ट्रीय वित्त को नियंत्रित करती है। सरकार, संसद, विशेषकर लोकसभा की मंजूरी के बिना न तो कोई कर लगा सकती है और न ही पैसा खर्च कर सकती है। बजट पारित करना इसका प्रमुख कार्य है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसदीय प्रणाली में सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। सांसद प्रश्नकाल, शून्यकाल और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उन पर नियंत्रण रखते हैं। संवैधानिक कार्य। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। निर्वाचन कार्य। संसद सदस्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। तो स्टूडेंट्स, ये थे पॉलिटिकल साइंस के वो ब्रह्मास्त्र प्रश्न जिन्हें अगर आपने तैयार कर लिया तो समझिए एबीटीए टेस्ट पेपर्स पर आपकी जीत पक्की है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मुझे पता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही नहीं, मैं बहुत जल्द बाकी सभी मुख्य सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसे ही निचोड़ वाले वीडियो ला रहा हूं। आपको बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, बाकी स्ट्रैटेजी मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, आज हमने वीडियो में जितने भी प्रश्न और उनके उत्तर डिस्कस किए हैं, आपको उन्हें वीडियो रोक रोक कर लिखने की जरूरत नहीं है। आपका समय बहुत कीमती है। मैंने आप सबकी सुविधा के लिए इन सभी प्रश्नों और उत्तरों की एक कंबाइंड पीडीएफ फाइल तैयार कर दी है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये पीडीएफ आपको 4 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला और उर्दू में मिलेगी, ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी ज्वाइन करें और फ्री में डाउनलोड करके अपनी तैयारी मजबूत करें। अगर इस वीडियो से आपकी मदद हुई है तो इसे लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाएं और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो टेंशन में है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सब्जेक्ट के वीडियो के साथ। तब तक जमकर पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।